15 अगस्त 1947 पूरे भारत में जश्न का माहौल था। सदियों की गुलामी के बाद देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत भी थी, भारत का विभाजन। ब्रिटिश इंडिया को दो नए देशों में बांट दिया गया था, इंडिया और पाकिस्तान। सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। हिंदूज और सिख पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, वहीं मुस्लिम्स भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। हिस्ट्री की सबसे बड़ी मास माइग्रेशन में से एक शुरू हो चुकी थी, लेकिन माइग्रेशन के साथ कम्युनल वायलेंस भी फैल गई। पंजाब जल रहा था, बंगाल जल रहा था, दिल्ली में भी टेंशन बढ़ रही थी। ट्रेनों में रिफ्यूजीज ही नहीं, लाशों से भरे कंपार्टमेंट भी आने लगे थे। हर तरफ डर का माहौल था, गुस्सा भी था और बदले की भावना भी थी। ऐसे वक्त में एक 78 साल का बुजुर्ग ना किसी सरकारी पद पर था, ना उसके पास कोई सेना थी, ना पुलिस थी, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग उनकी बात सुनते थे। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। गांधी जी का मानना था कि आज़ादी का असली मतलब सिर्फ ब्रिटिश रूल का खत्म होना नहीं, बल्कि इंसानियत का बचना है। जब बंगाल में राइट्स होने लगे, गांधी जी बंगाल गए। फिर जब वापस दिल्ली में कम्युनल टेंशन बढ़ने लगी तो गांधी जी को दिल्ली वापस आना पड़ा। वो लगातार शांति की अपील कर रहे थे, लेकिन हर कोई उनसे सहमत नहीं था। पार्टीशन के बाद देश के कई हिस्सों में गांधी जी के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि गांधी जी मुस्लिम्स के प्रति ज्यादा सिंपैथेटिक थे। दूसरी तरफ बहुत से लोग उन्हें कम्युनल हार्मनी की आखिरी उम्मीद मानते थे। जनवरी 1948 तक सिचुएशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी थी। एक और मुद्दा बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया था। पार्टीशन के एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान को फाइनेंशियल एसेट का एक हिस्सा मिलना था। इसमें 55 करोड़ रुपए भी शामिल थे। लेकिन कश्मीर कन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पेमेंट को टेम्परेली रोक दिया। गांधी जी का मानना था कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसका पालन होना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को एथिक्स और कमिटमेंट का सवाल बताया। उनकी इस पोजीशन से कुछ पॉलिटिकल ग्रुप ने तेजी से आलोचना किया। जनवरी 1948 में गांधी जी ने दिल्ली में कम्युनल वायलेंस रोकने और शांति की अपील के लिए फास्ट शुरू किया। उनका फास्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था, वो एक मोरल अपील थी। उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली में शांति नहीं होगी वो अपना फास्ट नहीं तोड़ेंगे। कुछ दिन बाद अलग अलग कम्युनिटीज के लीडर उनसे मिलने आए। शांति बनाए रखने के लिए अश्योरेंस दिया गया। इसके बाद गांधी जी ने अपना फास्ट तोड़ दिया, लेकिन हर कोई इस फैसले से खुश नहीं था। कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के अंदर गांधी जी के प्रति और ज्यादा नाराजगी बढ़ती गई। इन्हीं लोगों में एक नाम था नाथूराम विनायक गोडसे। गोडसे का जन्म 1910 में महाराष्ट्र में हुआ था। वो एक न्यूज़पेपर एडिटर भी था और हिंदू नेशनलिस्ट सर्कल से जुड़ा हुआ भी था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो हिंदू महासभा से भी संबंधित रहा। उसका आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी प्रारंभिक संबंध रहा था। बाद के सालों में उसके आरएसएस के संबंध को लेकर इतिहासकार और रिसर्चर्स के बीच अलग अलग इंटरप्रिटेशंस और डिबेट्स रही हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में फोकस कंस्पिरेसी और असैसिनेशन पर था। गोडसे गांधी जी की पॉलिसीज से सहमत नहीं था। उसका मानना था कि गांधी जी के डिसीजंस हिंदू इंटरेस्ट के खिलाफ थे और ये सब गोडसे के अपने विचार थे, जिसका जिक्र बाद में उसके कोर्ट स्टेटमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। इन विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं, लेकिन हिस्ट्री को समझने के लिए उनका रिकॉर्ड में होना जरूरी है। नाथूराम गोडसे अकेला नहीं था, उसके साथ नारायण आप्टे भी था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कई और लोग भी इस कंस्पिरेसी से जुड़े हुए थे। 1947 के आखिरी महीनों से गांधी जी की पब्लिक प्रेयर मीटिंग्स रेगुलरली बिरला हाउस दिल्ली में होती थी। हर शाम लोग उन्हें सुनने आते थे। कोई खास सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होती थी। उस दौर में पब्लिक लीडर्स और आम लोगों के बीच डिस्टेंस बहुत ही कम होता था। गांधी जी अक्सर भीड़ के बीच चलकर ही प्रेयर ग्राउंड तक जाते थे। उनके आसपास कुछ वॉलंटियर्स जरूर होते थे, लेकिन मॉडर्न सिक्योरिटी अरेंजमेंट जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी दौरान कुछ लोग उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने लगे। प्रेयर मीटिंग का टाइम, रूट, सिक्योरिटी पैटर्न, सब पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन दिल्ली पुलिस को अभी तक इस बात की अंदाजा ही नहीं था कि सिर्फ कुछ दिनों बाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ी पॉलिटिकल असैसिनेशन होने वाली थी। जनवरी 1948 का महीना धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था। दिल्ली की सर्दी अब भी वैसी ही थी। कम्युनल मिसट्रस्ट और नफरत का वो माहौल जो पार्टीशन के बाद पूरे देश में फैल चुका था। इसी माहौल के बीच 20 जनवरी 1948 को एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिला देना चाहिए था। लेकिन उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा कि ये सिर्फ शुरुआत है। सिर्फ 10 दिन बाद 30 जनवरी 1948 शाम के लगभग 5 बजे बिरला हाउस के लॉन में इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है। 20 जनवरी 1948 शाम का वक्त था। बिरला हाउस दिल्ली। हर दिन की तरह महात्मा गांधी की प्रेयर मीटिंग शुरू होने वाली थी। लोग धीरे धीरे लॉन में जा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि भीड़ के बीच कुछ लोग एक अलग ही इरादे के साथ मौजूद थे। इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक एक ग्रुप गांधी जी की प्रेयर मीटिंग को टारगेट करने की प्लानिंग कर चुका था। इस ग्रुप में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और कुछ अन्य लोग शामिल थे। उनमें से एक नाम था
दिगंबर बैज, जो बाद में अप्रूवर बन गया, यानी उसने इन्वेस्टिगेशन और अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट किया। एक और नाम था मदन लाल पहवा, जो उस दिन एक एक्सप्लोसिव डिवाइस लेकर बिरला हाउस पहुंच चुका था। प्रेयर मीटिंग शुरू हुई। गांधी जी धीरे धीरे अपनी रोज की तरह लोगों के बीच चलकर आ रहे थे। तभी एकदम से एक जोर का धमाका हुआ, लेकिन ये ब्लास्ट गांधी जी के बहुत करीब नहीं हुआ। एक्सप्लोजन का मकसद इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अफरा तफरी पैदा करना था। आगे की घटनाएं नहीं हो सकी। ब्लास्ट के बाद लोग घबरा गए, लेकिन गांधी जी शांत रहे। उन्होंने लोगों से कहा, घबराइए मत, सिचुएशन को जल्दी कंट्रोल कर लिया गया। मदन लाल पहवा को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी इस पूरे केस का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पुलिस ने उसे पूछताछ शुरू की, लेकिन बाद में कई रिपोर्ट्स और इंक्वायरीज में सवाल उठाए गए कि क्या उस समय मिली जानकारी का इस्तेमाल और तेजी से किया जा सकता था, क्या पूरी कंस्पिरेसी को 30 जनवरी से पहले रोका जा सकता था। ये सवाल आज भी हिस्टोरियंस के बीच चर्चा का विषय है। उस वक्त दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन कंस्पिरेसी के सभी मेंबर्स आज भी आजाद थे। नाथुराम गोडसे दिल्ली छोड़कर चला गया, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कंस्पिरेटर्स ने अपनी प्लानिंग दोबारा शुरू की। उन्होंने फैसला किया कि इस बार टारगेट मिस नहीं होना चाहिए। इसी दौरान गोडसे और नारायण आप्टे अलग अलग जगहों पर गए। मूवमेंट को डिस्क्रीट रखा गया, ट्रेवल अरेंजमेंट किए गए और गांधी जी की रूट को दोबारा से ऑब्जर्व किया गया। प्रेयर मीटिंग का टाइम, उनका चलने का रास्ता और सिक्योरिटी पैटर्न सब कुछ नोट किया गया। उस दौर में मेटल डिटेक्टर्स नहीं थे, बॉडी स्कैनर्स नहीं थे। गांधी जी हमेशा कहते थे कि उन्हें लोगों से दूर रहकर जीना पसंद नहीं, वो आम लोगों के बीच रहना चाहते थे। इसी वजह से हर शाम लोग बिना ज्यादा चेकिंग के प्रेयर मीटिंग में शामिल हो जाते थे। कंस्पिरेटर्स ने इस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने की प्लानिंग की। गोडसे ने एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल का इंतजाम किया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार वो एक बेरेटा पिस्टल थी। अब प्लानिंग अपनी आखिरी दौर में पहुंच चुकी थी। इसी बीच गांधी जी अपने रोज के काम में लगे रहे। वो रिफ्यूजी कैंप जा रहे थे, पॉलिटिकल लीडर से मिल रहे थे, लेटर्स लिख रहे थे और रोज शाम प्रेयर मीटिंग कर रहे थे। उन्हें 20 जनवरी के फेल्ड अटैक की जानकारी तो थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी पब्लिक मीटिंग बंद नहीं की। उनका मानना था कि अगर किसी को उनकी जान लेनी होगी तो वो डरकर अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। सिक्योरिटी बढ़ाने की बात भी हुई, लेकिन गांधी जी ने अपनी लाइफ स्टाइल में कोई खासा बदलाव नहीं किया। ये फैसला उनकी फिलोसफी का हिस्सा था। वो मानते थे कि लोगों से दूर होकर वो अपना काम नहीं कर सकते। 29 जनवरी 1948 दिल्ली में सब कुछ आम दिख रहा था, लेकिन एक ग्रुप अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक प्लानिंग शुरू कर रहा था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे अगले ही दिन की तैयारी कर चुके थे। उनके पास वेपन था, प्लान और टारगेट भी। दूसरी तरफ गांधी अपने अगले दिन के शेड्यूल से अनजान नहीं थे। 30 जनवरी की सुबह उन्होंने विजिटर्स से मुलाकात की, मीटिंग किया, लेटर्स डिक्टेट किए और शाम की प्रेयर मीटिंग के लिए तैयार होने लगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद भारत अपने राष्ट्रपिता को खो देगा। 30 जनवरी 1948 को शाम के लगभग 5 बजे बिरला हाउस के लॉन में एक ऐसा पल आने वाला था जिसने सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं, पूरे देश के इतिहास को बदल कर रख दिया। 30 जनवरी 1948 फ्राइडे का दिन महात्मा गांधी जी का जिंदगी का ये आखिरी दिन था, लेकिन जब वो सुबह उठे तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि शाम तक पूरा भारत बदल चुका होगा। गांधी जी उस वक्त बिरला हाउस में रह रहे थे। आज इस जगह को गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। उनकी उम्र लगभग 78 साल हो चुकी थी। उनकी हेल्थ जनवरी में किए गए फास्ट के बाद अभी भी कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुई थी, फिर भी उनका डेली रूटीन जारी रहता था। सुबह की प्रेयर, लोगों से मुलाकात, लेटर्स, पॉलिटिकल डिस्कशन और देश में शांति को लेकर बातचीत। उस वक्त भारत को आजाद हुए सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे। पार्टीशन के जख्म अभी बिल्कुल नए थे। रिफ्यूजीज क्राइसिस, कम्युनल टेंशन, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस, हर तरफ चैलेंजेस थे। गांधी जी अपने तरफ से कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे थे। 30 जनवरी को भी उनसे मिलने के लिए कई लोग बिरला हाउस आए। दिन बीतने लगा। उधर नाथुराम गोडसे अपना फैसला कर चुका था। गोडसे के पास एक बेरेटा सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। उसने बिरला हाउस पहुंचने का फैसला किया। बिरला हाउस में गांधी जी की इवनिंग प्रेयर मीटिंग रोज की तरह ही पब्लिक के लिए एक्सेसिबल थी। लोग गांधी जी को देखने, उनकी बात सुनने और प्रेयर में शामिल होने के लिए वहाँ जमा होते थे। 30 जनवरी को भी लोग आने शुरू हो गए। गोडसे भी इसी भीड़ का हिस्सा बन गया। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि उसके पास एक वेपन है। शाम होने लगी। गांधी जी की प्रेयर मीटिंग आमतौर पर करीब 5 बजे शुरू हो जाती थी, लेकिन उस दिन गांधी जी लेट हो रहे थे। उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ चल रही थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेकर चर्चा थी। गांधी जी दोनों लीडर्स के बीच यूनिटी को नए भारत के लिए बहुत जरूरी मानते थे। मीटिंग एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा चली। जब गांधी जी को समय का एहसास हुआ, उन्होंने प्रेयर मीटिंग के लिए निकलने की जल्दी की। शाम के करीब 5:10 के बाद गांधी जी बिरला हाउस से प्रेयर ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगे। उनके साथ मनु गांधी और अभा गांधी थी। गांधी कमजोर थे, इसलिए वो दोनों के कंधे
बांधों का सहारा लेकर चल रहे थे। प्रेयर ग्राउंड तक पहुंचने के लिए उन्हें लॉन क्रॉस करना था। लोग उनके रास्ते के दोनों तरफ खड़े थे, कुछ हाथ जोड़ रहे थे, कुछ गांधी जी को देख रहे थे और कुछ उनके पैर छूने की कोशिश कर रहे थे। गांधी जी लेट होने की वजह से तेजी से प्रेयर ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे थे। इसी भीड़ में नाथूराम गोडसे भी खड़ा था। गोडसे ने गांधी जी के करीब पहुंचने की इंतजार किया। शाम के लगभग 5:17 गांधी जी प्रेयर ग्राउंड से कुछ ही दूर थे, तभी गोडसे भीड़ से आगे बढ़ा। उसने गांधी जी का रास्ता रोका। मनु गांधी ने उसे हटाने की कोशिश की क्योंकि गांधी जी पहले ही प्रेयर के लिए लेट हो रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। गोडसे ने पिस्टल निकाली और गांधी जी पर 3 गोलियां फायर कर दी। सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड में हुआ। गांधी जी जमीन पर गिर पड़े। प्रेयर ग्राउंड पर अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या है। कुछ लोग गांधी जी की तरफ भागे और कुछ लोग अटैकर्स की तरफ। गोडसे को वहीं मौजूद लोगों और सिक्योरिटी पर्सनल ने पकड़ लिया। वो इंसिडेंट के तुरंत बाद कस्टडी में ले लिया गया। उधर गांधी जी को बिरला हाउस के अंदर ले जाया गया, लेकिन उनकी इंजरीज बहुत ही फाटल थी। थोड़ी ही देर में यह खबर कंफर्म हो गई, मोहनदास करमचंद गांधी अब नहीं रहे। शाम होते होते दिल्ली में खबर फैलने लगी, फिर रेडियो स्टेशन तक पहुंची और कुछ ही देर में पूरा देश जान गया महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बिरला हाउस पहुंचे। पॉलिटिकल लीडर्स, ऑफिशियल्स और गांधी जी के फॉलोअर्स वहां जमा होने लगे। देश को एड्रेस करने की जरूरत थी। उस रात जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया रेडियो के माइक्रोफोन के सामने आए। उनकी आवाज में गम साफ सुनाई दे रहा था। उन्होंने कहा, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। फिर नेहरू ने खुद अपनी बात को करेक्ट किया कि शायद यह कहना गलत होगा, क्योंकि गांधी जी जिस रोशनी का प्रतिनिधित्व करते रहे थे वो बहुत सालों तक देश को रोशन करती रहेगी। गांधी जी की असैसिनेशन की खबर दुनिया भर में फैल गई। लंदन, वॉशिंगटन, पेरिस और दुनिया भर के कई शहरों से कंडोलेंस के मैसेज आने लगे। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी का सेंटर नॉन वायलेंस को बनाया था, उसकी जान वायलेंस के थ्रू ले ली गई। लेकिन 30 जनवरी की कहानी सिर्फ बिरला हाउस में नहीं खत्म हुई, क्योंकि अटैकर जिंदा पकड़ा जा चुका था। पुलिस के पास अब नाथूराम गोडसे था। 20 जनवरी का फेल्ड अटैक, 30 जनवरी की असैसिनेशन, गोडसे के एसोसिएट्स, ट्रैवल रिकॉर्ड्स, वेपन, कंस्पिरेसी से जुड़े कनेक्शन, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ गए। पुलिस को अब पता लगाना था क्या गोडसे ने ये सब अकेले किया या गांधी जी के असैसिनेशन के पीछे एक बड़ी कंस्पिरेसी थी। इन्वेस्टिगेशन में नए नाम सामने आए, अरेस्ट हुए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, एविडेंस कलेक्ट किया गया और धीरे धीरे 20 जनवरी और 30 जनवरी के बीच के कनेक्शन सबके सामने आने लगे। अगला सवाल सिर्फ ये नहीं था कि गांधी जी को किसने मारा, गोडसे वहीं पर पकड़ा जा चुका था। असली सवाल था कि असैसिनेशन की प्लानिंग में कौन कौन शामिल था। 30 जनवरी 1948 की शाम भारत ने महात्मा गांधी को खो दिया, लेकिन उसी शाम इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे हिस्टोरिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में से एक शुरू हो चुकी थी। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी के असैसिनेशन के तुरंत बाद नाथूराम गोडसे को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। अब पुलिस के सामने अटैकर की आइडेंटिटी का सवाल नहीं था, वो उनके सामने ही खड़ा था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का असली सवाल था, क्या गोडसे अकेला था या 30 जनवरी को जो हुआ उसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड कंस्पिरेसी थी। पुलिस ने गोडसे से पूछताछ शुरू की, उसके मूवमेंट्स, उसके एसोसिएट्स, उसके ट्रैवल हिस्ट्री और 20 जनवरी के फेल्ड अटैक से पॉसिबल कनेक्शन सब इन्वेस्टिगेट किए जाने लगे। जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन का स्कोप दिल्ली से बाहर पहुंच गया। बॉम्बे, पूना, ग्वालियर और दूसरी जगहों से कनेक्शन एग्जामिन किए गए। 20 जनवरी का फेल्ड बॉम्बिंग अटैक अब इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मदन लाल पहवा उस दिन ही अरेस्ट हो चुका था। उससे मिली इन्फॉर्मेशन और 30 जनवरी के असैसिनेशन के बाद सामने आए एविडेंस को एक साथ एग्जामिन किया गया। पुलिस ने कंस्पिरेसी से जुड़े सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करना शुरू किया। नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहवा, शंकर किस्तिया, दिगंबर बैज और अन्य नाम इन्वेस्टिगेशन में सामने आए। दिगंबर बैज बाद में अप्रूवर बन गया, यानी प्रोसिक्यूशन के लिए उसकी टेस्टिमनी इंपॉर्टेंट एविडेंस बनी। एक और बहुत बड़ा नाम इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आया, विनायक दामोदर सावरकर हिंदू महासभा के प्रोमिनेंट आइडियोलॉजिकल फिगर में से एक थे। प्रोसिक्यूशन ने एलिगेशन लगाया कि कंस्पिरेसी का कनेक्शन उन तक पहुंचता है। सावरकर को भी एक्यूज्ड बनाया गया, लेकिन हिस्टोरिकल डिस्कशन में एक डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिगेशन और कोर्ट में लीगली प्रूव्ड गिल्टी एक ही चीज नहीं होते। सावरकर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का केस मेनली अप्रूवर दिगंबर बैज की टेस्टिमनी और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर डिपेंड करता था। कोर्ट ने अल्टीमेटली माना कि अवेलेबल कोरोबोरेशन उन्हें क्रिमिनली कन्विक्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं थी, इसलिए सावरकर को एक्विट कर दिया गया। बाद के दशकों में 1960s में कंस्टिट्यूट हुई जस्टिस जीवन लाल कपूर कमीशन ने गांधी असैसिनेशन कंस्पिरेसी को दोबारा एग्जामिन किया। कमीशन ने सावरकर और उनके ग्रुप को लेकर ट्रायल कोर्ट से ब्रॉडर ऑब्जर्वेशन किए, लेकिन ये बात समझना जरूरी है, कपूर कमीशन एक लेटर कमीशन ऑफ इंक्वायरी था, क्रिमिनल ट्रायल नहीं। इसलिए उनके ऑब्जर्वेशन सावरकर के पहले हो चुके एक्विटल को रिवर्स करने वाला क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने पिस्टल को भी एविडेंस के रूप में एग्जामिन किया। ट्रेवल मूवमेंट रिकंस्ट्रक्ट की गई, विटनेस स्टेटमेंट्स
कोड हुए। 20 जनवरी और 30 जनवरी के इंसिडेंट्स के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई। केस अब इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे हाई प्रोफाइल ट्रायल्स में से एक बनने वाला था। मई 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गांधी असैसिनेशन केस के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश की। ट्रायल दिल्ली के रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में कंडक्ट हुआ। स्पेशल जज आत्माचरण अग्रवाल केस को हियर कर रहे थे। अब कोर्ट रूम के अंदर पूरे देश की नजर थी। प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना था कि असैसिनेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं बल्कि एक कंस्पिरेसी का रिजल्ट थी। डिफेंस अपने अपने अक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंस को चैलेंज कर रहा था। ट्रायल में डॉक्यूमेंट्स, विटनेस टेस्टिमोनीज, ट्राइबल एविडेंस, वेपन रिलेटेड एविडेंस और कंस्पिरेसी से जुड़ी सर्कमस्टेंसेस कोर्ट के सामने रखी गई। गोडसे ने भी कोर्ट में एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट में उसने गांधी जी की पॉलिटिकल अप्रोच के प्रति अपने अपोजिशन को एक्सप्लेन किया। उसने पार्टीशन, कम्युनल पॉलिटिक्स और गांधी जी की पॉलिसीज को लेकर अपने आर्गुमेंट्स रखे। एक असासिन के पॉलिटिकल आर्गुमेंट उसके एक्ट ऑफ लीगल जस्टिफिकेशन नहीं देते। कोर्ट्स के सामने बेसिक फैक्ट क्लियर था, गोडसे ने गांधी को गोली मारी थी। अब लीगल सवाल था उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी और कंस्पिरेसी में दूसरे एक्यूज्ड की इन्वॉल्वमेंट का। गोडसे का कोर्ट स्टेटमेंट बाद में बहुत सर्कुलेट हुआ। आज भी उस स्टेटमेंट के सिलेक्टेड पोर्शन सोशल मीडिया और पॉलिटिकल डिस्कशंस में शेयर किए जाते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज में एक इंपॉर्टेंट रूल होना चाहिए। स्टेटमेंट को उस वक्त के एविडेंस, कोर्ट फाइंडिंग, वो गोडसे का डिफेंस और पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन था, हिस्ट्री का फाइनल वर्डिक्ट नहीं। महीनों तक ट्रायल चलता रहा। फिर 10 फरवरी 1949 स्पेशल कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया। नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को डेथ सेंटेंस दी गई। कई दूसरे अक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। विनायक दामोदर सावरकर एविडेंस इनसफिशिएंट होने के कारण अक्विट कर दिए गए। लेकिन लीगल प्रोसेस अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट जो उस वक्त शिमला में बैठती थी, उनके सामने एक अपील आई। हाई कोर्ट ने एविडेंस को दोबारा एग्जामिन किया। कुछ कन्विक्शंस अपहोल्ड हुई और कुछ अक्यूज्ड को अपील में रिलीफ मिला। नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे की डेथ सेंटेंस को अल्टीमेटली बरकरार रही। गांधी जी के परिवार से मर्सी की आवाज भी उठी। गांधी जी के बेटे रामदास गांधी ने गोडसे के साथ करस्पॉन्डेंस किया और डेथ पेनल्टी को लेकर गांधी जी के नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल का सवाल भी सामने आया। लेकिन जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव प्रोसेस अपने कोर्स पर चला। 15 नवंबर 1949 अंबाला सेंट्रल जेल में नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। गांधी जी के असैसिनेशन के लगभग 21 महीने बाद उनके कन्विक्टेड असासिन्स में से 2 को डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट कर दिया गया। लेकिन गांधी जी की असैसिनेशन की हिस्टोरिकल स्टोरी फांसी के साथ खत्म नहीं हुई। एक बहुत बड़ा सवाल बाकी था। 20 जनवरी को असैसिनेशन फेल्ड अटेम्प्ट होने के बाद सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस मशीनरी 30 जनवरी को दूसरा अटैक क्यों नहीं रोक सकी? इसी तरह के सवालों की जांच के लिए बाद में गांधी जी असैसिनेशन से जुड़े सर्कमस्टांसेस और कंस्पिरेसी को लेकर दोबारा एग्जामिन किया गया। 1960s में जस्टिस जीवन लाल कपूर के लीडरशिप में कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन किया। कमीशन ने विटनेसेस एग्जामिन किए, डॉक्यूमेंट्स देखे और प्री असैसिनेशन इंटेलिजेंस और कंस्पिरेसी से जुड़े इंफॉर्मेशन का असेसमेंट किया। इस प्रोसेस ने एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन को दोबारा सामने रखा। क्या वार्निंग साइंस मौजूद थे? क्या एजेंसीज के पास 20 जनवरी के बाद इनफ इंफॉर्मेशन थी कि सिक्योरिटी और टाइट की जा सकती है? क्या अलग अलग पुलिस की यूनिट्स के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग बेटर हो सकती थी? क्या 30 जनवरी को जो हुआ उसको रोका जा सकता था? 20 जनवरी का फेल्ड अटेम्प्ट और सिर्फ 10 दिन बाद सक्सेसफुल असैसिनेशन इंडिपेंडेंट इंडिया की अर्ली सिक्योरिटी मशीनरी की सीरियस वीकनेस को एक्सपोज करता है। गांधी जी की असैसिनेशन का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा था। गवर्नमेंट ने कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस पर फरवरी 1948 में बैन लगाया गया। गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर पर अरेस्ट और रिस्ट्रिक्शन भी लगाई। यहाँ एक हिस्टोरिकल डिस्टिंक्शन फिर जरूरी है। गोडसे के आरएसएस के साथ हिस्टोरिकल एसोसिएशन को लेकर रिकॉर्ड्स और लेटर क्लेम्स पर बहुत डिबेट हुई है। लेकिन गांधी जी की असैसिनेशन ट्रायल्स में आरएसएस को ऑर्गेनाइजेशन के रूप में असैसिनेशन कंस्पिरेसी का कन्विक्टेड पार्टी नहीं बनाया गया। 1949 में कुछ कंडीशंस और ऑर्गेनाइजेशनल अश्योरेंस के बाद आरएसएस पर लगा बैन हट गया। 30 जनवरी के बाद पूरे देश में शोक था। गांधी जी का अंतिम संस्कार 31 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुआ। लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सड़कों पर इंसानों का समुंदर था। कुछ रो रहे थे, कुछ खामोश चल रहे थे, कुछ के हाथ में फूल थे। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा अहिंसा की बात करते हुए बिताया, उसकी मौत एक वायलेंट असैसिनेशन में हुई। लेकिन गांधी जी की डेथ के साथ उनके आइडियाज खत्म नहीं हुए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दुनिया के कई सिविल राइट्स मूवमेंट पर गांधी के नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के आइडियाज का इन्फ्लुएंस देखा गया। दूसरी तरफ गांधी जी की पॉलिटिक्स, उनके डिसीजन, पार्टीशन के दौरान उनकी रोल और उनकी फिलोसफी आज भी क्रिटिसिज्म और हिस्टोरिकल डिबेट का सब्जेक्ट है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हिस्टोरिकल फिगर्स की क्रिटिसिज्म लेजिटिमेट है, लेकिन क्रिटिसिज्म और पॉलिटिकल वायलेंस दो अलग अलग चीजें हैं। नाथुराम गोडसे गांधी जी से आइडियोलॉजिकली डिसएग्री करता था। उसने अपने रीजंस कोर्ट में एक्सप्लेन भी किए, लेकिन उस डिसएग्रीमेंट का फाइनल एक्सप्रेशन एक असैसिनेशन नहीं हो सकता और कोर्ट ने उस
एक्ट के लिए उसे गिल्टी ठहराया। 30 जनवरी 1948 को 3 गोलियों ने एक 78 साल के इंसान की जान ले ली, लेकिन उस दिन का इम्पैक्ट सिर्फ बिरला हाउस के लॉन तक सीमित नहीं रहा। उसने नए आजाद भारत को पॉलिटिकल हेट्रेट, एक्सट्रीमिज्म, सिक्योरिटी फेलियर्स, आइडियोलॉजिकल वायलेंसेस के कंसिक्वेंसेस बहुत जल्दी दिखा दिए। आज बिरला हाउस को गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। उस जगह गांधी जी के आखिरी कदमों को मार्क किया गया है। हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के फेवर या अगेंस्ट नहीं है। लेसन ये है, डेमोक्रेसी में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है। पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट कितना भी गहरा क्यों ना हो, असैसिनेशन डिबेट का जवाब नहीं बन सकता। 30 जनवरी 1948 सिर्फ महात्मा गांधी की डेथ की तारीख नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री का एक परमानेंट वार्निंग साइन है। जब पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नफरत में बदलता है और नफरत वायलेंस में, तो इसकी कीमत सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा समाज चुकाता है। मेरा नाम आतिफ है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली कौन सी हिस्टोरिकल स्टोरी आप डिटेल में समझना चाहेंगे।